ना बदली वक्त की गर्दिशें, ना ये जमाना बदला। ना बदली वक्त की गर्दिशें, ना ये जमाना बदला। जब पेड़ सूखे तो परिंदों ने भी अपना आशियाना बदला। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विद आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत की जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं IBPS PO 2020 के बारे में। हमने इस पे बात थोड़ी सी की थी इससे पहले वैकेंसी को लेके। तो जो वैकेंसी थी हमारी पहले 1167, आप लोगों को न्यूज मिल ही चुका होगा कि ये बढ़ चुकी है वैकेंसी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है कि कितनी वैकेंसी आ रही है, हमारे लिए जरूरी ये रखता है कि उसमें एक सीट जो है, एक जगह जो है वो मेरा होना चाहिए। और उसके लिए आपको जो जो करना है, जो भी इसके लिए बन पड़े वो सब आप करो। बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है, ये नहीं कि कितनी वैकेंसी आ रही है। दैट्स इट। ठीक है, अब ध्यान से देखें कि अब एक बार और बात कर लें कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो इंडिकेटिव वैकेंसी थी, यानी वो बढ़ सकता था क्योंकि 5 बैंकों ने अभी तक अपना बताया ही मैंने कि नॉन रिपोर्टेड में डाल दिया था कि अभी तक उन्होंने अपनी वैकेंसी को रिपोर्ट नहीं किया था। तो उसमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी वैकेंसी को रिपोर्ट कर दिया है। 4 अभी भी बैंक बचे हुए हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। आशा है कि और भी वैकेंसी बढ़े। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही आपसे कहा कोई जरूरत नहीं है आपको इसके बारे में सोचने की कितनी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ रही है, कम हो रही है। आप बस एक सीट के बारे में सोचो, दैट्स इट। फिर भी मैं बता दूं, अब जाके हमारी जो वैकेंसी एक बैंक ने अपनी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो अपना वैकेंसी बढ़ाया है उसके वजह से 1417 टोटल वैकेंसी हो गई है। ओके, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, कट ऑफ की बात करेंगे, क्यों, कहाँ, कैसे गया। उसके बाद एक डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तीनों सेक्शन को पकड़ के कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, उस पर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, सब कुछ। चलिए देखिए दोस्तों, IBPS PO 2020 इसके जो एग्जाम पैटर्न है वो वही जो पहले से है वैसे ही है। रीजनिंग आएगा, क्वांट आएगा, इंग्लिश आएगा। ठीक है, रीजनिंग में आपके क्वेश्चन कितने रहेंगे बाबू? 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे। ओके, क्वांट में भी सेम रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का। ठीक है, एक एक नंबर के हर क्वेश्चन रहेंगे। सो अगर ये 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं तो ये कितने देर में बनाने हैं? पहले जब होता था, आज से 3-4 साल पहले चले जाए हम लोग, तब जब एग्जाम होते थे तो वहाँ पे टाइम फिक्स नहीं किया जाता था, लेकिन बाद में ये टाइम फिक्स कर दिया गया है। टाइम जो है मिनट में दिया जाता है, यानी कि 20 मिनट्स एक सेक्शन को। रीजनिंग को 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन बनाने हैं, 20 मिनट्स में आपको क्वांट सेक्शन बनाना है और 20 मिनट्स में ही आपको इंग्लिश में बनाना है। यानी सब लोगों के लिए अब बराबर टाइम फिक्स कर दिया गया है। नहीं तो जैसे पहले होता था, किसी का कोई पार्ट बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छा, तो वो क्या करता था, कम टाइम में उसे पहले बनाकर उसके बाद ज़्यादा टाइम देकर भी एवरेज वाला जो टॉपिक था उसका, उस पर ज़्यादा वक्त दे के भी मार्क्स उठा लेता था। तो वो तरीका सही था। लेकिन अब तो आप अपने हिसाब से वहाँ टाइम फिक्स कर ही नहीं सकते। टाइम आपको उसने पहले से फिक्स करके रखा है, कितना? 20 मिनट्स और 20 मिनट्स। सो आपको इसी 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना है, इसी 20 मिनट में 35 करना है, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो सिलेक्शन के लिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। सो टाइम फिक्स है, तो अब आपको ये तरीका ढूंढना होगा क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन बनाना, यानी एक्यूरेसी तो सबसे ज़रूरी है, बनाना विथ एक्यूरेसी, वो तो बनाने आना ही चाहिए। साथ में आपका स्पीड भी बहुत सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पीड के वजह से एक्यूरेसी पे कोई इफेक्ट पड़े या एक्यूरेसी के वजह से हमारे स्पीड पे कोई भी फर्क पड़े। सो इसको केयर करके रखना है हमें और ध्यान से देखना है। सो टोटल अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स के, और मिनट हमारे पास कितना है? 60 मिनट, यानी 1 आवर। लेकिन इंडिविजुअली 20-20-20, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर यहीं पे मैं इसी जगह आपसे थोड़ी बात और कर लूं कि पिछले साल, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, सब हर एक टॉपिक के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए वो क्या करता है, मतलब एक पर्टिकुलर कटऑफ फिक्स करता है हर बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एवरेज कटऑफ जो होता है, तो यहाँ देखिए रीजनिंग के लिए जो पिछले 2019 की अगर मैं बात करूँ तो जो कटऑफ रहा था उस टाइम बाबू, वो कटऑफ था आपका रीजनिंग के लिए 10.25।
ठीक है, ये रीजनिंग सेक्शन के लिए था। इसको, ये मिनिमम कट ऑफ होता है, आपको इसको क्वालिफाई करना ही होगा। अगर आपने पूरे फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया और किसी एक सेक्शन में भी क्वालिफाई नहीं किया तो भी आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। यानी आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई करना है और साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ को भी पार करना है। ठीक है, क्वांट सेक्शन की मैं बात करूं तो इसमें आए थे आपके, इसका जो था 8.75 था। ठीक है, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो ये जो था 10.50 था। ठीक है, तो ये तीनों का मार्क्स था मिनिमम, मतलब इतना आपको लाना ही है, ये मिनिमम मार्क्स था जो आपको लाना ही है क्वालिफाई करने के लिए। ओके दोस्तों, इसके अलावा जो फाइनल कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ जो था वो था 59.75। जो फाइनल कट ऑफ था आउट ऑफ 100 वो कितना था? 59.75। तो आप गौर से देख लो, एक बात अच्छे से समझ लो, हर सेक्शन में तो आपको क्वालिफाई करना ही है और साथ में फाइनल कट ऑफ को भी पार करना है। ये नहीं कि फाइनल कट ऑफ पार कर लिया किसी सेक्शन में अटक गया, या ये नहीं कि हर सेक्शन तो पार कर लिया फाइनल कट ऑफ में अटक गया। किसी भी हालत में आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, इसमें और इसमें, तीनों में आपको क्वालिफाई करना होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके, अगर समझ रहे हो तो आप समझ लो अपने अच्छे से तरीके से। अगर आपने इसे 3 को जोड़ भी दिया होता, यानी 10 10 20 और कितने 8 28 और 75 और 25 29 29.50 29.50 अगर इसको जोड़ा होता आपने तो 29.50 ही आ रहा है। क्या उससे, मतलब अगर क्वालिफाई भी कर चुके हो तो क्या हो सकता था, यानी उससे नहीं भी तो 29.50, अब उसमें कितना जोड़ने से यहां तक पहुंचे हो? 30 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली, यानी 30.25 आप अगर जोड़ते तब जाके फाइनल कट ऑफ तक पहुंचते। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस? सिर्फ सेक्शन में क्वालिफाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, सेक्शन में अच्छे नंबर लाने से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल हटा लो कि सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, हर इंसान का सारा तो अच्छा नहीं हो सकता, कुछ पार्ट बहुत अच्छा होगा और कुछ अच्छा होगा, जो कि मैंने पहले ही आपको कहा है अपने स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में आरआरबी पीओ के बारे में जब बात की थी कि बैंकिंग में अच्छे और बुरे की जगह होती ही नहीं है, अच्छे और बहुत अच्छे की जगह होती है। एग्जैक्टली अगर किसी का इसमें बहुत अच्छा है कोई, यानी रीजनिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, तो उसमें वो 35 लाने की कोशिश करेगा और इसमें 30 या 25 लाएगा। उन दोनों को जोड़ के अगर इंग्लिश उसका थोड़ा कमजोर भी चल रहा है, यानी थोड़ा, ये नहीं, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, खराब नहीं, खराब होने से तो सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है। आप ही बोलो ना 10.50 ऐसे ही ले आओगे, खराब रहेगा तभी नहीं ना, एवरेज रखना ही होगा आपको। तो मिनिमम जितने भी कट ऑफ रहे ना सेक्शन, एवरेज उसी को बोलते हैं जब उससे 4-5 नंबर ज़्यादा ही रहे, समझ रहे हो? तो 15 नंबर आना ही चाहिए था यहाँ पर। तो ये होना चाहिए आपका सिंपल, एक बहुत अच्छा होना चाहिए इन दोनों में, और ये वाला अगर किसी का बहुत अच्छा है तो वो तो बिल्कुल तगड़ा है उसका, तब फिर सिलेक्शन उसको कोई नहीं रोकने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं बात? और ये जिसका थोड़ा सा भी गड़बड़ है उसको ठीक करने की कोशिश करिए, मतलब एवरेज तो रखना ही है आपको, ऐसा नहीं सोच सकते। ये अगर सोच के जाओगे एग्जाम में कि इंग्लिश के बिना सिलेक्शन लेके आ जाऊंगा तो फिर गलत फहमी है। इंग्लिश के बिना छोड़ो ना यार, किसी भी एक के बिना सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ट्रूथ बोलूंगा मैं, झूठ मूठ बात करने की आदत नहीं है मुझे। अगर मैं आपसे कह दूं कि अरे बाबू कोई टेंशन नहीं, तेरा इंग्लिश कमजोर भी है ना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अरे बाबू ऐसा नहीं हो सकता। अगर 3 सेक्शन है तो तीनों का अच्छा होना जरूरी है, उन तीनों में से कोई एक बहुत अच्छा होना जरूरी है। आप किसी भी बंदे का सिलेक्शन जिसका हुआ है, आप उसका हिस्ट्री उठा के देख लो, आप उसके मार्क्स को देख लो, आप देखोगे कि उसका कोई एक ना एक पार्ट इतना अच्छा होता है जहां से वो ज़्यादा मार्क्स लाता है। बात समझ रहे हो? नॉर्मली मैंने जहां तक अभी तक एनालिसिस किया है इन सब चीज़ों का, मुझे लगता है इंग्लिश जिसका बहुत अच्छा होता है तो वो इंग्लिश से मार्क्स प्रीलिम्स में भी उठाता है, मेंस में भी उठाता है और डिस्क्रिप्टिव में तो उठाता ही है, और फाइनल उसका फिर बनता है, इधर एवरेज भी रहता है तो काम चल जाता है। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है जिसका रीजनिंग क्वांट अच्छा रहता है, या इन दोनों में कोई भी एक अच्छा रहता है और कोई एक बहुत अच्छा रहता है, तो इन दोनों जगह से वो ज़्यादा मार्क्स उठाते हैं। इंग्लिश में एवरेज मार्क्स उठाते हैं, फिर फाइनल कटअप बना के उनका सिलेक्शन होता है। मैंने कहा ही ना,
सिलेक्शन तो होना ही है उसका, चाहे जैसे हो। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जिसका थोड़ा मतलब एवरेज भी है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम तगड़ा ही होना चाहिए, सबका होता है सिलेक्शन। बस वही तरीका आपको आना चाहिए कि अच्छा मेरा अगर ये पार्ट ज़्यादा मजबूत है तो यहाँ से कैसे ज़्यादा मार्क्स उठाना चाहिए, ये कमज़ोर है तो यहाँ से कैसे पार करके थोड़ा सा मार्क्स उठा लेना चाहिए। बस यही दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। तो ये बात थी हमारी प्रीलिम्स की, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर से देखते तो 60 नंबर लाने थे आपको। 60 नंबर लाने के लिए अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे तो 20 मिनट में 35 लाने की कोशिश यहाँ करनी थी आपको। 35 अगर कोई लाता है तो बहुत अच्छा है। अगर मैं मिनिमम पकड़ के चलता हूँ, मिनिमम, और वैसे बंदे का मिनिमम पकड़ के चलता हूँ जिसका रीजनिंग बहुत अच्छा है, बात समझ रहे हो, अगर बहुत अच्छा है उसका मिनिमम पकड़ के चलूँ तो 30 लाएगा। उसके बाद क्वांट अच्छा है 25 लाएगा। 30 + 25 कितना हो जाएगा, 55। अब आपको इंग्लिश है बाबू, तो इंग्लिश में ये 10.50 अगर कट ऑफ गया तो आपको समझ में आ रहा है पेपर बहुत इजी था। अब क्या लग रहा है, अगर पेपर टफ होता तो 10.50 कट ऑफ जाने वाला था? नो, कट ऑफ आपका रह जाता वही 7, 8, 5, 4 ऐसे कट ऑफ आ जाते हैं आपके। अगर ज़्यादा टफ कर देता है पेपर तो टेंशन मत लीजिए, पेपर काफ़ी इजी था, इसमें आप आसानी से 15 नंबर ला सकते थे। ये पेपर जो था, मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूँ। आप लोग ऐसा मत सोचिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए है कि खतरनाक वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जिसका ये मार्क्स का मैं बात करूँ, तब तो वो सारा में आ जाएगा, सारा का सारा मार्क्स ला के, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ 30, 25, 55 और 15 कितना हो जाएगा, 70। सोच रहे हो 70 नंबर, 60 नंबर था, 10 नंबर अभी भी कट ऑफ से क्या हो आप आगे हो। अरे लाना ही था बाबू, नहीं लाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको दिखाऊंगा पेपर का एनालिसिस करके आप ला सकते हो अगर आपने पढ़ाई की है तो, नहीं तो फिर तो खैर कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा प्रीलिम्स का पार्ट था जिसको हमने अभी डिस्कस किया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस मतलब ऐसे सेक्शन होते हैं उसके, ठीक है। चलिए अब मेंस में क्या क्या आता है, कितना मिनट दिया रहता है, कितने क्वेश्चन रहते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, प्रीलिम्स के बात करने के बाद हम लोग अब मेंस की बात कर लेते हैं। IBPS PO 2020 में जो इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा आपके सामने। यहाँ गौर से देखिए, आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड मिलेगा। ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके साथ कहने का मतलब ये नहीं है कि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनपुट डिवाइस कौन है, आउटपुट डिवाइस कौन है। ये RRB में अभी भी पूछे जाते हैं कंप्यूटर अलग से, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, इसमें इसी में ऐड कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें क्या रहेगा, रीजनिंग के ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कि बाइनरी कोडेड डेसिमल या फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग का जो बाइनरी कोडेड वाला है वो दे देगा, और भी अलग तरह के क्वेश्चंस कंप्यूटर से रीजनिंग में जोड़ कर बनते हैं, और फ्लो चार्ट वगैरह डाल देगा। तो वो सब इसीलिए इसको इसमें ऐड किया है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रीजनिंग सेक्शन को। तो ये ऐसे ही 45 क्वेश्चन आते हैं इसमें बाबू, ठीक है। 45 क्वेश्चन अगर आते हैं तो मार्क्स हमारे पास आप देखो कितना है, 60। तो अगर 45 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का नहीं, समझ रहे हो। इसका मतलब कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं 1 मार्क्स के, कुछ में ज़्यादा भी हो सकते हैं। बात अच्छे से समझ लो इसको आप लोग। सो मेंस में ऐसा हो सकता है कि एक ही नंबर का क्वेश्चन आए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं 1 नंबर के, कुछ ज़्यादा के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए 45, ये 60 मार्क्स, और मिनट आपको कितना दिया गया है, 60। सोचो 1 घंटा दिया गया है आपको रीजनिंग सेक्शन, और कितना क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन। इसका मतलब है ना कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, नो डाउट। तो क्वेश्चन के लेवल अच्छे होते हैं, बट आपका अगर प्रैक्टिस रहता है, आपका दिमाग अच्छे क्वेश्चंस पे काम करने के लिए अगर कैपेबल हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है आपको ऐसा नहीं कि 60 में 60 लाना है, आपको सिलेक्शन लेना है। आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा कट ऑफ क्या था इसका, और आप फील करोगे कि क्यों नहीं ला सकता मैं। आइए दोस्तों, इंग्लिश सेक्शन में देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, वही 1 मार्क्स के जरूरी नहीं है हमारे, ठीक है। और कितने टाइम कितना दिया गया, 40 मिनट, मोर देन सफिशियंट है इंग्लिश के लिए, ठीक है। डेटा एनालिसिस की अगर हम बात करें, 35 क्वेश्चन है, मार्क्स 60 है, और 45 मिनट्स मिलता है। सोचो 35 ही क्वेश्चन का मार्क्स 60, मतलब मार्किंग इसमें ज़्यादा होगा, क्वेश्चन के लेवल भी अच्छे होंगे। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन के लेवल अच्छे होते हैं मेंस में, लेकिन मैंने कहा ना, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो कितना भी अच्छा वो क्वेश्चन बना ले, आप उस पर सोच ही लोगे, ठीक है। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ये 1 नंबर के ही रहते हैं, और इसके लिए 35 मिनट मिलता है, जो कि मोर देन सफिशियंट है। बच्चे 20 मिनट में ही करके, उससे कम मिनट में क्यों करके आराम से वहाँ बोर होते हैं,
ठीक है, जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इफ और बट का बात नहीं है। इसमें क्या है कि अगर आपको आता है कि इसका आंसर इंग्लैंड होगा तो इंग्लैंड ही मारोगे ना। हाँ, अलग बात है कि अगर वहाँ वैसे बच्चों के लिए ये भी टाइम कम पड़ जाएगा कि वहाँ बैठ के हम ये सोच रहे हैं अच्छा 2 मिनट रुक जाते हैं तो आंसर आ जाएगा, तो वो जो 2 मिनट रुकने के बाद जो आंसर आता है ना बाबू, वो 100% गलत रहता है। समझ रहे हो कि नहीं? मारना इंग्लैंड था, आपने मार दिया है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो घूम फिर के आता है ना, तो इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये बात अच्छे से समझ लो। इसमें ऐसा कोई बात नहीं होगा। इसमें अगर आपको आएगा तो सही होगा, नहीं तो नहीं आता, या तो छोड़ोगे या सही होगा। गलत मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है हमें एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, क्योंकि हमारे नेगेटिव मार्किंग भी रहते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कितना रहता है हमारा नेगेटिव मार्किंग, 0.25। यानी सिंपल सी बात है कि अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके मार्क्स कितने गए? आप लोग सोचोगे कि अच्छा क्या हुआ सर, 0.25 ही तो गया। नहीं बाबू, 0.25 नहीं गया, एक्चुअल में 1.25 गया। कैसे रे बाबू? अरे जो क्वेश्चन जो तुमने बनाया था ये सोच के कि वो सही है, 1 नंबर उस पे आने वाला था, तुम ही सोचो ना, वो 1 नंबर तो गया सबसे पहले, और उसके साथ साथ तुम्हारा 0.25 है। 1.25 और 1.25 ये मार्क्स नीचे होने का मतलब है आप रैंक में, यानी इतने बच्चों के नीचे आ जाओगे, हजारों हजार बच्चों के नीचे आ जाओगे। ये बात अच्छे से समझ लो। सो नेगेटिव मार्किंग की हमारे बैंकिंग में जगह नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए गौर से, इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव था, यहाँ डिस्क्रिप्टिव आएगा। जब आपका मेन सेक्शन खत्म हो जाएगा, कहने का मतलब 200 मार्क्स का ये जो सेक्शन है खत्म हो जाएगा, तो आपके 2 डिस्क्रिप्टिव के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसमें वो 25 मार्क्स के होंगे और आपको आधा घंटा मिलेगा लिखने के लिए, टाइपिंग करने के लिए मिलेगा आपको कीबोर्ड पे, ठीक है। उसमें एक लेटर रहेगा और एक ऐसे रहेगा, ठीक है, तो वो ध्यान देंगे आप लोग, वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। जो लोग मेंस में जाने लायक हैं उनका ये टाइपिंग तेज होना चाहिए और वर्ड्स पावर भी अच्छे होने चाहिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था हमारा मेंस का, कितने क्वेश्चन कितने टाइम में, ठीक है, कितने मार्क्स के। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा मेंस 2019 के, IBPS PO 2019 के कट ऑफ की। रीजनिंग सेक्शन में बाबू इंडिविजुअल जो कट ऑफ था 60 नंबर में, कितना था मालूम है आप लोगों को? 7.75। अब आप ही सोचो बाबू, जहां हमारे प्रीलिम्स में 10.25 थे आउट ऑफ 35 मार्क्स, यहाँ आउट ऑफ 60 है 7.75। मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन का लेवल क्या था? बहुत अच्छा था। और अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं है, इंडिया में बैठे हर उस स्टूडेंट के लिए अच्छा है जो इसका प्रिपरेशन कर रहे थे। सो घबराइए मत, आप अपना बेस्ट देके आइए, देखिए आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आइए, इंग्लिश लैंग्वेज है 35-40, ये इसका कट ऑफ अच्छा ही था 14.25। तो अगर ये 14.25 था तो पेपर भी इजी आया था, इसीलिए इस पे 14.25। ऐसे नहीं जाता है इतना ज़्यादा कट ऑफ, सिंपल सा लॉजिक होता है एग्जाम में, ये बात अच्छे से आप समझ लो। अगर पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ भी बढ़ेगा, अगर पेपर हार्ड होगा तो कट ऑफ भी घटेगा, ये बात अच्छे से समझ लो। डेटा एनालिसिस, जैसे कि इसका जो कट ऑफ गया था, ये गया था 5.25। तो सिंपल, मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर पेपर का लेवल बढ़ेगा तो कट ऑफ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और पेपर का लेवल अगर घटेगा तो कट ऑफ भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारा डेटा एनालिसिस का 5.25। सोचो कितने में? 60 में। तो भैया सिंपल है ना, जब 5.25 कट ऑफ है तो बंदे भी उतना ही बना रहे होंगे जितना उनसे बन रहा होगा। सो अपना प्रिपरेशन पूरा अच्छा करके रखना है, ये नहीं सोचना है कि मेरे से कम बना, मेरे से ज़्यादा बना। एग्जामिनेशन हॉल में फ्रस्ट्रेट मत होइए, क्योंकि आपने अगर ईमानदारी के साथ पढ़ा है तो आप कॉन्फिडेंस में जितना बना रहे हो, सिलेक्शन आपका उतना पे ही होने वाला है, ठीक है, ये बात समझ के रख लो। आइए देखें अब हम लोग किसका, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस में। ये 40 मार्क्स में आया था बाबू 8, इसका कट ऑफ कितना रह गया था? 8।
इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ये 25 में 10 डिस्क्रिप्टिव वाला था। तो सोचो ये वाला 8 कट ऑफ था, लेकिन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ये जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस पे। बाबू इसमें 8 कट ऑफ भले था, लेकिन आपको इसी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाना है। ये एक ऐसा सेक्शन होता है हमारे मेंस एग्जामिनेशन में जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं और बाकी से जो हमारा अच्छा है वहाँ से ज़्यादा उठा सकते हैं और बचे हुए से एवरेज मार्क्स उठा के सिलेक्शन ले सकते हैं। सो इसमें तो जिसको सिलेक्शन चाहिए वो ज़्यादा लाएगा ही लाएगा, ये बात अच्छे से आप समझ लो। तो इसको अच्छा करने के लिए आपको अभी से जनवरी से लेकर टिल जो एग्जाम है उससे 15 दिन पहले के डेट तक आपका बिल्कुल अच्छे से घोल के पिया हुआ होना चाहिए कि हाँ मुझे हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद है। अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आंसर मैं मारूंगा, वो भी सही। तो वो ऐसे ही होगा जब आप बार बार पढ़ोगे, 3 से 4 बार पढ़ोगे, उसके बाद एक बार क्विज दोगे, देखोगे आपका गलत नहीं हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो फिर से रिवाइज करो, गलती से भी इस बार सिलेक्शन को छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। तो इसको अच्छा कर लेना है हमें। 40 में मैक्सिमम जितना उठा सकते हो तुम, 40 उठा सकते हो उठाओ। वो अलग बात है कि पॉसिबल नहीं होता है हर चीज जाने इंसान, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम उठाइए यहां से, जिससे इन तीनों सेक्शन में अगर कोई भी आपका अच्छा है तो वहां से अच्छा मार्क्स उठाइए और जो एवरेज है वहां से तो अच्छा मार्क्स नॉर्मल उठा लीजिए। सिंपल है। अगर क्वेश्चन इजी होंगे तो एवरेज वाले से भी बन जाएंगे। अगर जो आपका एक अच्छा है वो अगर उसमें क्वेश्चन हार्ड भी आए तो भी आपसे बन जाएगा। तो यही प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक मेंस का पिछले साल का हर एक सेक्शन में कट ऑफ। अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो आपका जो कट ऑफ था 71.25 था। ये था ओवरऑल कट ऑफ। कैसे? अच्छा ये मार्क ये देख लेते हैं, क्वेश्चन कितने थे? 40, 30, 70, 100, 140, 150, 155 क्वेश्चन थे बाबू, और इसमें 200 ये और 25 नंबर ये, यानी 225 क्या थे? अच्छा ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं इसके, ठीक है, 155 के अलावा इसके टोटल यानी ये 25 डिस्क्रिप्टिव का भी अगर जोड़ दिया तो 225। और टाइम ये देखोगे 60, 40, 100, 140, 170, 180, यानी यहां तक 180 टाइम था और 30 मिनट जो दिया गया था आपको डिस्क्रिप्टिव को लिखने के लिए, ठीक है। तो आउट ऑफ 225 में कट ऑफ गया था मालूम है आपको कितना? 71.25। अब आप ही सोचो बाबू, 71.25 गया, उसमें से 25 नंबर ये भी है डिस्क्रिप्टिव का, तो समझ रहे हो कट ऑफ कितना कम गया। तो कट ऑफ कम ही जाता है बाबू अगर क्वेश्चन हार्ड होते हैं तो आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, घबराइए मत, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा मेंस का। इसके अलावा जैसे ही मेंस हमारा खत्म होता है बाबू तो उसके बाद क्या होता है? आपका इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इंटरव्यू। और वो आउट ऑफ 100 में होगा, मतलब 100 मार्क्स को उसमें आप 60 उठाइए, 80 उठाइए, 90 उठाइए, मिनिमम 45 मार्क्स, मतलब 45%, मतलब मिनिमम उसका, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ बार बार मैं, मिनिमम 45% होना चाहिए, ठीक है, इंटरव्यू का मार्क्स। जब इंटरव्यू में आपका आउट ऑफ 100 कर लेगा, उसके बाद जब मेरिट लिस्ट तैयार होगा, यानी मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपका, मेरिट लिस्ट, तो वो बनता है बाबू सिंपल 80% मेंस के मार्क्स पे और 20% इंटरव्यू के मार्क्स, ठीक है। जो आपका मेंस का पूरा मार्क्स होगा उसका 80% निकाला जाएगा और जो आपके इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे उसके 20% मार्क्स निकाल के फिर जोड़ के मेरिट लिस्ट तैयार होता है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट अगर मैं बात करूं, मेरिट की बात करूं तो इसका एक कैलकुलेशन है, आई होप आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो बोलिएगा तो बता दूंगा मैं। नॉर्मली बहुत लोग गलत कर देते हैं, 80% 100 में निकाल देते हैं, वैसे नहीं निकाला जाता है, फुल मार्क्स में निकाला जाता है, ठीक है। खैर उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, मेरिट की बात करते हैं। पिछले साल का मेरिट जो मैक्सिमम मार्क्स था वो था 60.58 और जो मिनिमम था वो था 44.44। ये क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है? कुछ नहीं होता है बाबू, ये जो सबसे पहला है ना मैक्सिमम, ये टॉपर का मार्क्स है, यानी टॉपर को 60.58 आए थे और जो लास्ट बंदा था बैंक में जाने के लिए, जिसका सिलेक्शन होना था, उसका मार्क्स था 44.44, यानी इसका भी सिलेक्शन हुआ, इसके और इसके बीच वाले का भी हुआ और ये इसका भी हुआ, क्योंकि वो तो टॉपर ही है, उसे ज्यादा का तो होना ही था, लेकिन वही था टॉपर। बात समझ रहे हो? तो फायदा यही होता है ऊपर वालों का कि उनको प्रेफरेंस मिलता है कि अगर उन्होंने पहला प्रेफरेंस डाला तो उनको आगे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बंदे का पहला प्रेफरेंस
उसको वो बैंक नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि कौन किस बैंक में जा रहा है, कौन सा बैंक क्या है, किसका कितना वैकेंसी, वो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। सो ये भी अगर आपको आता है तो भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल सकता है। जो हो सकता है ये हो सकता है, क्या होगा, लेकिन ये वाला 44.44 अगर आपको आता तो आप बैंक में प्लेस्ड हो जाते, एक अच्छी जगह चले जाते। ये बात आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो ये था फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये था हमारा टोटल 2019 का कट ऑफ वगैरह और एग्जाम पैटर्न 2020 के प्री से लेके मेंस तक हमने बात कर लिए। इसके अलावा मैं प्रीलिम्स में जो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के सेक्शन हैं, पिछले साल किसी एक पेपर का डिटेल एनालिसिस कर देता हूँ एक वीडियो में, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और बाकी हमारा जो क्लासेस चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। और मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चे तक आप ये बात शेयर करो, इस चैनल को शेयर करो। सब्सक्राइब और लाइक आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, बस और क्या चाहिए। इसी तरह लगे रहो हमारे साथ, हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आप लोग जहाँ कहीं हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।